हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पढ़ना से। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था सेक्शन ए का। इसके पहले मैंने आपको सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों बताया है अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स। तो ये हमारा एक्सेल फिजिक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 5 सब पार्ट्स हैं, तो आइए एक एक करके हम देखने वाले हैं कि हर एक सब पार्ट का आंसर क्या होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा सब पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, आइए देखते हैं क्या है। अ लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट मैग्निफाइड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेम द लेंस। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लेंस हमने यूज किया। अब देखिए इसमें हमारा कीवर्ड है मैग्निफाइड। अगर हमें यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज मिलता तब फिर हम सोच सकते थे कि कॉनकेव लेंस है, लेकिन हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही केस है जिसमें हमें वर्चुअल इमेज मिलता है, दैट इज when we place the object between the focus and the optical center, है ना। तो ये मैग्निफाइड, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड जैसे ही दिखा वैसे ही में पता चल जाएगी कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में तो कभी मैग्निफाइड इमेज मिलता ही नहीं है। इनफैक्ट सेम साइज का भी नहीं मिलता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उस साइज का भी इमेज नहीं मिलता है, हमेशा छोटा ही मिलता है ऑब्जेक्ट से, जो इमेज का साइज है डिमिनिश्ड मिलता है। तो हमें पता चल गया ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला पार्ट का हमारा आंसर हो गया कॉन्वेक्स लेंस, है ना। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो ये मैंने छोटा सा डायग्राम यहाँ पे रखा हुआ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये हमारा रे डायग्राम है इसका, जिसमें हमने क्या किया है, देखिए हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट ये रहा ए बी, जिसको हमने प्लेस कहां पे किया है, बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने रखा है, ये ए बी है। तो ये ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन के लिए हम कोई सा भी दो लाइट रेज ले सकते हैं जो हमें कन्वीनियंट लगता है। जैसे इसमें हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप दैट इज ए, हमने एक लाइट रे लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखिए कहां से पास कर रहा है, इट पासेस फ्रॉम द सेकंड फोकस आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द लेंस। और दूसरा लाइट रे हमने लिया है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये तो सीधा चला जाता है बिना किसी डेविएशन के। इफ द लेंस इज थिन, है ना, पतला सा लेंस अगर है तो ये हमारा अजम्पशन होता है कि इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। तो ये ऐसा आ गया। अब देखिए ये दोनों लाइट रेज तो डाइवर्ज कर रहे हैं, तो मीट करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इमेज के फॉर्मेशन के लिए दोनों को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करवाया और ये दोनों यहाँ पे मीट करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें ये लाइट रेज हमने कहां से लिया था, ए से लिया था, तो ये इमेज हमें किसका मिल गया, ए का, दैट इज ए डैश। जनरली इमेज को डैश से डिनोट करते हैं, ए है तो ए डैश, बी है तो बी डैश। और बी के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे कोई सा भी रे डायग्राम हो आपका, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का, आप हमेशा जो टॉप है उसका इमेज फॉर्मेशन दिखाना, और जो बॉटम है उसके लिए हम क्या करते हैं, बेस के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे मीट कर रहा है ना वही हमारा बी का इमेज बन जाएगा, दैट इज बी डैश। क्वाइट सिंपल। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि ये डॉटेड दिखाना है, क्योंकि वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो उसको डॉटेड दिखाते हैं, और अगर सॉलिड दिख रहा है मतलब रियल इमेज है, और यहाँ एरो ऐसा ऊपर देंगे, है ना, ताकि हमें पता चले कि ये इरेक्ट है, सीधा इमेज है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये सर्किट दिया गया है, इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, कोई सा भी टर्म ये सब यूज किया जा सकता है आपके एग्जाम के पेपर में। तो हमें देखिए फाइंड करना है, बहुत आसान सा तरीका है ये आपको डिसाइड कर पाना कि कौन सा पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में है, कॉम्बिनेशन में, है ना। अब देखिए आप किसी भी एक एंड से करंट सेंड करते हैं, इस एंड से मान लीजिए ये हमारा एंड ए है और ये एंड बी है, तो हमने यहां से करंट सेंड किया। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा करंट यहां के बाद डिवाइड हो जाएगा दो अलग अलग रास्ते में। तो जैसे ही करंट डिवाइड होते हुए दिखा मतलब वो दोनों रेजिस्टर्स होंगे पैरेलल में। तो जैसा आपको दिख रहा है यहां से ये करंट डिवाइड होके इधर गया कुछ, और कुछ करंट इधर आएगा, तो ये R1 और R2 दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, मतलब 6 और 2 दोनों किस में है, पैरेलल में। ये हमारा 6 ओम रजिस्टर और ये 2 ओम रजिस्टर, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। अब ये जब दोनों रास्ते से करंट आके वापस से रिकंबाइन यहां पे हो जाएगा और फिर यहां से जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों तो पैरेलल में है, तो हम पहले ए का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट ए का सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, ये दोनों रेजिस्टर जो है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/6 प्लस 1/2 हो जाएगा, दैट विल बी 6 4/6। तो अब देखिए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये तो 1/R इक्विवेलेंट है 4/6, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 6/4, दैट इज 1.5 ओम आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो हमें मिल गया 1.5 ओम। तो एक बार मैं रीड्रॉ कर देता हूं आपके लिए से,
ये दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस हमें मिल गया 1.5 ओम। तो ये 1.5 ओम और इधर वाला जो 6 ओम है, ये दोनों किसमें होंगे? सीरीज में, क्योंकि यहां से वापस से करंट यहां रिकंबाइन हो जाएगा और वही करंट फिर से इससे जा रहा है। तो इन दोनों को हटा के 1.5 ओम जो मिला और ये 6 ओम, ये दोनों सीरीज में। तो हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा? तो हम ऐसे लिख लेते हैं, आर टोटल या कंबाइंड रेजिस्टेंस या आर नेट क्या हो जाएगा? 1.5 प्लस 6 दैट विल बी 7.5 ओम, है ना? इट इज क्वाइट सिंपल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज अर्थ? कौन सा पार्ट होता है अप्लायंस का जिसको हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं? तो इट इज द आउटर मेटलिक सरफेस जिसको हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना, ताकि जो भी एक्सेसिव करंट है वो अर्थ वायर से फ्लो होते हुए अर्थ में चला जाए, अप्लायंस को डैमेज नहीं हो या फिर जो यूजर है वो सेफ रहे। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए एक डायग्राम गिवन है हमारे पास जिसमें एक मैग्नेट दिख रहा है और ये कॉइल है, और इस कॉइल में, इस सर्किट में हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। What polarity is induced at point X? ये है हमारा पॉइंट X और ये रहा पॉइंट Y। तो हमसे पूछा जा रहा है कि when the magnet is moved towards the coil। अब देखिए इसमें लेंज लॉ का यूज करेंगे हम। लेंज लॉ क्या स्टेट करता है कि the direction of EMF induced in a coil is always opposite to the direction of the cause producing it। तो इसका कॉज क्या है? मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट को देखिए, मैग्नेट को जब इसके क्लोजर ले जाएंगे तो ये इसका साउथ पोल है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होने वाला कॉइल में, वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। तो कॉज क्या है? मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो मोशन का साउथ पोल इधर जा रहा है, तो इस पे भी सेम पोलैरिटी डेवलप होगा, तभी तो अपोज करेगा, है ना। तो ये जो हमारा एक्स है, यहां पे कौन सा पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा? साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पे तो जब ये टुवर्ड्स द मैग्नेट जा रहा था तो इस पे साउथ पोलैरिटी डेवलप हुआ एक्स पे, और जब मूव्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट होगा तो ये दूर जाएगा तो इस पे अपोजिट, मतलब सेम, ये इधर जाएगा तो इस पे हो जाएगा नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमने कौन सा लॉ यूज किया? अगर इन केसेस में हमसे पूछा जाता है कि कौन सा लॉ है, तो इट इज लेंज लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सम कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू आइस, इट इज फाउंड दैट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हमें पता है कि आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट ये जो कुल्फी वेंडर्स रहते हैं या फिर होप्स एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा हो क्लास 9th में, तो उसमें जो फ्रीजिंग मिक्सचर हम यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वी ऐड सम सॉल्ट टू आइस, जिससे फायदा क्या होता है कि जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाता है, अराउंड 20 टू 20 माइनस 22 डिग्री सेल्सियस तक उसका मेल्टिंग पॉइंट चला जाता है, जिसके वजह से आइस बहुत आसानी से मेल्ट नहीं करता है ना। तो ये मैंने आपके लिए रीजन लिख दिया है इसका यहाँ पे, जो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। विद एडिशन ऑफ सॉल्ट टू आइस इट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बहुत कम हो जाता है और ये आसानी से मेल्ट नहीं करेगा। इसी की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर आपको डिप होते हुए दिख रहा है, कम होते हुए दिख रहा है। यूज कहां पे करते हैं? कुल्फी वाले इसका यूज करते हैं, कुल्फी वेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सजेस्ट 2 इफेक्टिव प्रोसेस फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। नाउ फर्स्टली व्हाट इज न्यूक्लियर वेस्ट? न्यूक्लियर वेस्ट वो जो यूरेनियम का रॉड्स हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसका एक्टिविटी कम हो जाता है, तो हम उसको और ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते हैं एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वो हमारे लिए वेस्ट हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया। लेकिन उसको ऐसे खुले में हम डिस्पोज नहीं कर सकते, जैसे नॉर्मल गार्बेज हम डिस्पोज कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, किसी ऐसे जगह का हमें चॉइस करना पड़ता है जहां पे लोग आते जाते नहीं, अबैंडन्ड हो। तो दोनों में से कोई भी तरीका हम यूज कर सकते हैं, या तो कोई अबैंडन्ड माइन है जहां पे काम नहीं चल रहा है, लोग नहीं आ जा रहे हैं, वहां पे हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं, बरी कर सकते हैं, या फिर जो स्पेशली डिजाइंड इंजीनियर्ड हमारे बैरियर्स हैं वहां पे भी हम अर्थ के सरफेस के अच्छे खासे डेप्थ में जाके उसको बरी कर सकते हैं, ताकि कभी लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए और लोगों को उससे कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो, है ना। तो आई होप मैंने जो आपको इसमें प्रैक्टिस करवाया है क्वेश्चंस, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, समझ में आपको अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोस you must subscribe our channel. Thank you very much and